Assalamu alaikum to everyone. I welcome all of you in this video lecture. In our previous lecture, that's lecture number 2 of surface chemistry, we have studied about the various types of adsorption, that is physical adsorption, chemical adsorption. We have studied all the differences, we have in fact established all the differences between the physical adsorption and the chemical adsorption. In this lecture number 3, we are going to take up all those factors which will affect the adsorption of gas on a solid. अगर ये गैस सॉलिड पे एब्जॉर्ब हो रहा है, उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. इफ वी हैव अ सॉलिड, लेट्स कंसीडर दिस अ सॉलिड एब्जॉर्बेंट, या आपके पास बेटा है एब्जॉर्बेंट. दिस एब्जॉर्बेंट इज अ सॉलिड एंड यहां पे कोई गैस है विच विल एक्ट एज एब्जॉर्बेट. ये एब्जॉर्बेट का काम करेगा. दिस इज गैस. This gas acts as adsorbate. अब ये गैस जो होगा, when this gas gets absorbed on this adsorbent, इसका एब्जॉर्प्शन इस सॉलिड सरफेस पे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कौन कौन फैक्टर, विच फैक्टर्स विल गवर्न द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस गैस ऑन दिस सॉलिड. उन फैक्टर्स को बेटा हमें सीखना. तो उन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर क्या आएगा? नंबर फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट. नेचर ऑफ adsorbent. नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट. जो एब्जॉर्बेंट है इसके नेचर पे डिपेंड करेगा. कैसे डिपेंड करेगा? जितना इस एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना इस एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतनी सरफेस ज्यादा अवेलेबल होगी फॉर एब्जॉर्प्शन. जितनी सरफेस एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा अवेलेबल होगा, उतना इस गैस का इसकी सरफेस पे एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा. तो हाउ विल से कि जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा ऑफ दिस गैस ऑन दिस सॉलिड सरफेस, इट विल डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. जितना इस सॉलिड एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा है, उतना ही एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा. सो वी मे राइट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन which is x by m, it will directly depend upon the surface area of solid adsorbent. It will directly depend upon the surface area of solid adsorbent. जितना इसका सरफेस एरिया ज्यादा, उतना ही इस गैस का जो एब्जॉर्प्शन होगा, वो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा. अब देख लीजिए बेटा, ये जो एब्जॉर्बेंट है इसका कितना सरफेस एरिया होगा. एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सरफेस स्पेसिफिक एरिया और सिंपली स्पेसिफिक एरिया. स्पेसिफिक एरिया क्या होता है? हम लेंगे बेटा 1 ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट. हम लेंगे बेटा 1 ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट. जो आपके पास एब्जॉर्बेंट है उसका 1 ग्राम ले लो. इस 1 ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? वो जो टोटल सरफेस एरिया होगा पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एरिया. उसको हम बेटा बोलते हैं स्पेसिफिक एरिया, और वी मे कॉल इट सरफेस स्पेसिफिक एरिया. जितना स्पेसिफिक एरिया ज्यादा होगा, उतना पर ग्राम जो सरफेस एरिया होगा वो ज्यादा होगा. जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा पर ग्राम, उतना ही टोटल एब्जॉर्बेंट का जितना भी मास होगा उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा. अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि इस गैस का इस सॉलिड पर जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, वो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा. सो वी विल राइट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने लिखा बेटा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट, और वी मे राइट स्पेसिफिक एरिया. इसके स्पेसिफिक एरिया पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली. जितना स्पेसिफिक एरिया ज्यादा पर ग्राम, जितना सरफेस एरिया ज्यादा, उतना टोटल सॉलिड का सरफेस एरिया भी ज्यादा, उतना एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा. दिस इज पॉइंट नंबर 1. एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड, इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द, किस पे डिपेंड करेगा बेटे? इट विल डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया और द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सॉलिड एब्जॉर्बेंट. दिस इज पॉइंट नंबर 1. देखो बेटा, व्हाट इज द पॉइंट नंबर 2? पॉइंट नंबर 2 इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट. नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट क्या है? एड्सॉर्बेट के नेचर पे डिपेंड करेगा. ये जो एड्सॉर्बेट है क्या है? इसके नेचर पे डिपेंड करेगा. तो इसके लिए बेटा याद रखोगे, जितना इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, जितना इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिस गैस को एब्जॉर्ब होना होना सॉलिड, जितना इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, उतना ही इस गैस का एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा वो भी ज्यादा होगा. सो आई विल राइट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द critical temperature of gas.
क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। जितना गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है बेटे किसी भी गैस का, वो क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उतना ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी ज्यादा। सो आई विल राइट, जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा इट विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। जितना गैस इजीली लिक्विफाई होगा उतना उसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑन द सॉलिड सरफेस भी ज्यादा होगा। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होगा, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन कितना होगा। अपने 11th क्लास के स्टेट्स ऑफ मैटर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वंडर वॉल्स कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी। ए क्या दिखाता है उसमें, ए शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, वो मैग्नीट्यूड दिखाता है हमें वैल्यू ऑफ ए। जितना इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, इन गैस के बीच में, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना इंटरेक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस, उतना ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी ज्यादा होगा, उतना क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं, इट विल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द वैन डर वाल्स कांस्टेंट। जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट होता है हर एक गैस के लिए, वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए, जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट है उस ए की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जितना ए का वैल्यू ज्यादा उतना ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी ज्यादा, उतना क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा, उतना एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। तो बेटा इस पॉइंट को याद रखने की जरूरत है। सो इट इज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। वी टेक नंबर 3 पॉइंट। हर कोई गैस किसी सॉलिड सरफेस पे कम या ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। एवरी गैस कैन गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन एनी सरफेस टू अ मोर और लेस एक्सटेंट। अब देखो बेटा क्या है, नंबर 3 वी विल राइट टेम्परेचर। क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? उसके लिए बेटा हमने एक थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट जब हमने पढ़ा था, हमने वहां पे ये बताया था कि जो एब्जॉर्प्शन होता है इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो मैं उस एक्सोथर्मिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करूंगा लाइक दिस इज गैस विच इज एब्जॉर्बेड, दिस इज सॉलिड विच इज एब्जॉर्बेंट। ये इस पे एब्जॉर्ब होगा, दिस इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होगा, इसको मैं लिखूंगा ऐसे, गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड। गैस एब्जॉर्ब होगा बेटे ऑन सॉलिड, और यहां पे क्या होगा, यहां पे एनर्जी भी रिलीज होगी प्लस एनर्जी। वो एनर्जी कौन सी है बेटा, हीट एनर्जी, विच इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन है। हमने वहां पे बोला था कि इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल में लिखेंगे हम बेटा डिसॉर्प्शन। इट इज डिसॉर्प्शन। अब बताओ बेटा इसमें अगर आप फॉरवर्ड प्रोसेस देखोगे, इसमें जो फॉरवर्ड प्रोसेस विच इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, डिसॉर्प्शन प्रोसेस इज एंडो इन नेचर। आप बेटा बताओ फिर, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और सिंपली चलो बेटा पहले लेंगे डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप फॉरवर्ड प्रोसेस देखोगे वो एक्सोथर्मिक है, दिस फॉरवर्ड प्रोसेस विल बी फेवर्ड इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर। तो अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, जो इक्विलिब्रियम होगा वो शिफ्ट होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसकी वजह से क्या होगा, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा दैट इंक्रीज। सो वी विल राइट विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, with decreasing temperature, equilibrium shifts in forward direction. Equilibrium shifts in forward direction. जो इक्विलिब्रियम होगा बेटा शिफ्ट, वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब बताओ बेटा क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, extent of absorption increase, extent of absorption increase, extent of absorption बढ़ेगा and vice versa, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो प्रोसेस होता है दैट इज एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा टेम्परेचर डिक्रीज करने से। अगर आपने इसका इन्वर्स किया, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो इसकी बैकवर्ड प्रोसेस है दैट इज एंडोथर्मिक। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो बैकवर्ड प्रोसेस वुड बी फेवर, तब क्या होगा बेटा, तब डिसॉर्प्शन होगा। डिसॉर्प्शन होने का मतलब है जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल डिक्रीज उस केस में। सो दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
अब देख लो बेटा, हम लेंगे नंबर 4, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? अब बेटा इसमें देख लो आप, यहां पे गैस एब्जॉर्ब हो रहा है ऑन ए सॉलिड। मैं इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करूंगा लाइक दिस। मान लो बेटा ये आपके पास एक क्लोज कंटेनर, इस क्लोज कंटेनर में आपने ये मटेरियल लिया है, दिस इज सॉलिड एब्जॉर्बेंट। ये बेटा आपके पास सॉलिड एब्जॉर्बेंट, इसको मैं थोड़ा शेड भी करूंगा टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम एब्जॉर्बेट। ये आपके पास बेटा है सॉलिड एब्जॉर्बेंट, दिस सॉलिड एब्जॉर्बेंट। इसी कंटेनर में आपने गैस लिया हुआ है, दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब इस कंटेनर का जो प्रेशर है, उस प्रेशर को मैं लिखूंगा बेटा P1, दिस प्रेशर इज P1। अभी मैं मान रहा हूं कि देयर इज नो एब्जॉर्प्शन, अभी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। अब जो ये प्रेशर होगा इट विल बी बिकॉज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। जितने भी इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी इसमें मोल्स होंगे, इन सारे मॉलिक्यूल्स की, इन सारे मोल्स ऑफ द गैस की वजह से प्रेशर होगा, दैट प्रेशर इज P1। अब अगर के मैं मान रहा हूं कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, आप मुझे बताओ बेटा, जो गैस अवेलेबल था जिसकी वजह से प्रेशर बन रहा था, क्या उसमें से कुछ गैस मॉलिक्यूल्स जो होंगे, क्या वो इस सॉलिड की सरफेस पे, एब्जॉर्बेंट की सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगे? तो गैस के मॉलिक्यूल जो होंगे दे विल गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस। अगर सॉलिड सरफेस पे उनका एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये मान रहा हूं मैं दिस द एब्जॉर्प्शन, यहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है गैस मॉलिक्यूल्स का। जो गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गए सरफेस पे, क्या उनकी वजह से प्रेशर होगा? नहीं होगा। प्रेशर विल नॉट बी बिकॉज ऑफ दोज गैस मॉलिक्यूल्स जो एब्जॉर्ब हो गए सरफेस पे। तब मुझे बताओ बेटा, इसमें जो फ्रीली रहेंगे गैस मॉलिक्यूल्स, उनका जो नंबर होगा, क्या वो अब डिक्रीज होगा या वो नंबर इंक्रीज होगा? नंबर विल डिक्रीज। अगर नंबर डिक्रीज होगा, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, दीज आर द लेफ्ट आउट गैस मॉलिक्यूल्स, जिनका भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। तब आप मुझे बताओ इसका जो प्रेशर होगा बेटा, दैट प्रेशर इज P2। क्या बता सकते हैं प्रेशर P1 ज्यादा होगा या प्रेशर P2 ज्यादा होगा? मैं कह रहा हूं कि प्रेशर P1 ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स है जिनकी वजह से प्रेशर बन रहा था। यहाँ पे प्रेशर जिन गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से बनेगा वो कम गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से बनेगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा, जब ये गैस एब्जॉर्ब होगा ऑन अ सॉलिड, व्हेन दिस गैस गेट्स एब्जॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड, जो प्रेशर ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर तो डिक्रीज होगा। तो फिर आप मुझे बताओ, जो एब्जॉर्प्शन फिनोमेनन है, एब्जॉर्प्शन, क्या इसमें डिक्रीज इन प्रेशर हो रहा है या इंक्रीज इन प्रेशर हो रहा है? तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में बेटा हो रहा है देयर इज अ डिक्रीज इन प्रेशर। अगर आप एब्जॉर्प्शन प्रोसेस लोगे, उसमें हो रहा है डिक्रीज इन प्रेशर, देयर इज अ डिक्रीज इन प्रेशर। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, गैस एब्जॉर्ब होता है सॉलिड पे, उसकी वजह से इस सिस्टम का जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर विल डिक्रीज। अब बता बेटा, इस पे आप लिचर्ड प्रिंसिपल अप्लाई कर लो। इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो गैस का प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर गैस का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, अगर आप इस सिस्टम को, पहले वाले सिस्टम को, इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर आप इससे प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, द सिस्टम विल टेंड टू मूव इन अ डायरेक्शन, ये उस डायरेक्शन में जाएगा वेयर द प्रेशर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां से बेटा प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज करने से इस गैस का इस सॉलिड की सरफेस पे एब्जॉर्प्शन होगा, और जब एब्जॉर्प्शन होगा, उस एब्जॉर्प्शन की वजह से जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर विल डिक्रीज, वो प्रेशर बेटा डिक्रीज होगा। हमने पहले ही बोला है P2 इज लेस देन P1। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो गैस का प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। अगर डिक्रीज होता है, अगर आप यहां से प्रेशर बढ़ाओगे, इनिशियली जो आपके पास सिस्टम है, तो इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर के बढ़ाने से दिस सिस्टम विल टेंड टू मूव इन अ डायरेक्शन वेयर द प्रेशर डिक्रीज। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तब कौन सा प्रोसेस होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, विद डिक्रीज इन प्रेशर, विद डिक्रीज इन प्रेशर, विद डिक्रीज इन प्रेशर, बताओ बेटा क्या होगा, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स। आप बताइए बेटा कहां होगा शिफ्ट, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो इक्विलिब्रियम होगा वो शिफ्ट होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू विच, उसकी वजह से क्या होगा बेटा, ड्यू टू विच एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा वो बेटा बढ़ेगा, ड्यू टू विच एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज एंड वाइसी वर्सा। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा एंड वाइसी वर्सा।
अगर आप इस गैस का प्रेशर कम करोगे यहां से, तब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वापस आएंगे यहां, इनका डिसॉर्प्शन स्टार्ट होगा। तो अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये तो हो गया बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देख लीजिए बेटा, हमें बेटा पढ़ना है आइसोथर्म्स। आइसोथर्म क्या होता है बेटा? आइसोथर्म इज अ ग्रैब between two state variables. Isotherm is a grab between two state variables at constant temperature. Isotherm जो होता है ये ग्राफ होता है between two state variables और two variables at constant temperature. टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है। अब देखो बेटा हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बेटा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? इनफैक्ट हमने अभी भी सीखा था उसको। हमें यहां पे बना बेटा ग्राफ between extent of adsorption, graph between extent of adsorption and pressure. Extent of adsorption is x by m and pressure is P. Graph between extent of adsorption and pressure at constant temperature. At constant temperature. हमें ग्राफ ही बनाना है बिटवीन किस किस के बीच में बेटा? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन दैट्स x by m एंड किसके बीच में? प्रेशर के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको बोलते हैं बेटा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब हमारे पास जो आइसोथर्म्स है बेटा, वो हमारे पास दो टाइप्स के हैं। एक को कहते हैं फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, दूसरा होता है लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो मैं फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोथर्म से स्टार्ट करूंगा। द फर्स्ट आइसोथर्म इज Freundlich adsorption isotherm. Freundlich adsorption isotherm. Freundlich adsorption isotherm. अब ये Freundlich adsorption isotherm क्या बेटा? ये भी एक ग्राफ है किस किस के बीच में? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ग्राफ। अब इस एक्सटेंट फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन को, आइसोथर्म को हम एक इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट फ्रेंडलिच ने एक इक्वेशन दिया था जिसको हम बोलते हैं फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और उस इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू राइट दिस फर्स्ट। फ्रेंडलिच गेव अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप। यू राइट दिस। फ्रेंडलिच गेव अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन extent of adsorption, that's x by m, mathematical relationship between extent of adsorption and pressure. Give a mathematical relationship between extent of adsorption, that is x by m, and pressure at constant temperature. At constant temperature. At constant temperature. Full stop, line change करके लिख लेना। The isotherm is, वो isotherm क्या बेटा? We may represent that isotherm like this. X by m, it is equal to K into P to the power 1 by n. इसमें कंडीशन याद रख लेना बेटा, n का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1। X by m आपको पता है, it is extent of adsorption, it is equal to K into P to the power, P के ऊपर पावर है 1 by n। अब इसमें बेटा x क्या है? x इज मास ऑफ एड्सॉर्बेट। x इसमें है बेटा मास ऑफ एड्सॉर्बेट। इसमें बेटा m क्या है? मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। इसमें जो p है
What is P? P is the pressure of gas. P है बेटा pressure of gas. P is the pressure of gas. And K is a constant. K constant है बेटा, जिसका वैल्यू डिपेंड करेगा, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट. डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट. इन दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा इसका वैल्यू, के का वैल्यू. This is called a Friendlich adsorption isotherm. जो K है वैल्यू, इसका वैल्यू जो होगा K का, वो डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. अब ये जो बेटा इक्वेशन है, दिस x by m, इट इज इक्वल टू k इंटू पी टू द पावर 1 by n. इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ ग्राफ. और वो ग्राफ कैसा दिखेगा? वी इंपॉर्टेंट है इसमें कि ग्राफ अंडरस्टैंड आप कर पाओगे बेटा. ग्राफ कैसा है? ग्राफ इज लाइक दिस. यहां से हम लेंगे x by m और यहां से हम प्लॉट करेंगे बेटा प्रेशर. दिस इज P, प्रेशर ऑफ द गैस, एंड दिस इज x by m. x by m इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. अगर आप इनके बीच में बेटा ग्राफ देखोगे, ग्राफ विल लुक लाइक दिस. ये ग्राफ बेटा ऐसा दिखेगा. ऐसा दिखता है बेटा ये ग्राफ. अब इस ग्राफ को आप बेटा अच्छे से समझो, इस ग्राफ को समझने की जरूरत है. अगर आप देखोगे बेटा यहां पे एट दिस प्लेस, ये जो प्रेशर के वैल्यू है, दिस इज लो प्रेशर. पहले जो आपने प्रेशर लिया, दिस इज जीरो. आप बढ़ाते जा रहे हैं. यहाँ पे जीरो प्रेशर है, यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर. आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं. जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है वो भी बढ़ रहा है. यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीज. अगर प्रेशर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा, इसका मतलब है जो x by m का वैल्यू होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द प्रेशर. लेकिन यहां पे देखो बेटा, जो इंक्रीज है, क्या इंक्रीज है? एक स्ट्रेट लाइन जैसा है यहां तक, दिस स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां तक लग रहा है कि देयर इज अ लीनियर इंक्रीज. x by m बढ़ रहा है, उसके हिसाब से p भी बढ़ रहा है. सो मैं कहूंगा इन दिस एट दिस लो प्रेशर पे जो x by m का वैल्यू होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द प्रेशर. आई विल राइट x by m जो होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर P इक्वल टू 1. इसका मतलब है, क्योंकि ग्राफ जो बेटा फॉलो कर रहा है यहाँ पे इक्वेशन विच इज y इज इक्वल टू m इंटू एक्स. अगर आप x बढ़ाओगे तो y भी बढ़ रहा है, तो P बढ़ा रहे हैं, x by m बढ़ रहा है. x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P टू द पावर 1. P के ऊपर पावर 1 होना चाहिए. अगर इस पे स्क्वायर होता, तब भी ग्राफ या तो यहाँ शिफ्ट होता या तो यहाँ शिफ्ट होता, दो में से किसी पे. तो यहाँ देखो बेटा, अगर इस पे स्क्वायर होता तो ये ग्राफ यहाँ चला जाता थोड़ा सा. तो बेटा देखो, इसका ये स्ट्रेट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक. इसका मतलब जो x by m होगा, इट विल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर इक्वल टू 1. अगर पावर ऑफ प्रेशर इक्वल टू 1 होगा, तब लो प्रेशर पे जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और P होगा, इट विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. क्या फॉलो करेगा बेटा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. एट लो प्रेशर्स x by m follows first order kinetics. अब मुझे बताओ बेटा, लो प्रेशर पे अभी आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है. लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ डिसॉर्प्शन आपस में बराबर होंगे. अगर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ डिसॉर्प्शन आपस में बराबर हो गए, तब बेटा मुझे बताओ, यहाँ पे तो बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ रहा है. लेकिन इस वैल्यू की मुझे बात बताओ, क्या यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, या ये कांस्टेंट रहता है? जो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है बेटे, दिस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे कांस्टेंट रहता है. यहाँ पे तक तो इंक्रीज हो रहा था, यहाँ से कंटिन्यूअसली यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है. लेकिन इसके बाद अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है. तब बेटा देखो, यहाँ पे क्या होगा एट दिस पॉइंट, जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन. जब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के बराबर होगा, तब क्या होता है बेटा? सरफेस पे जितना एड्सॉर्प्शन हुआ है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट. अब देखो बेटा, क्या जिस टेम्परेचर पे ये होगा, जिस प्रेशर पे बेटा ये होगा, दैट प्रेशर इज टर्म्ड एज, उसको लिखते हैं बेटा PS, दैट्स कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर. इसको हम बेटा बोलेंगे सैचुरेशन प्रेशर. इस सैचुरेशन प्रेशर पे क्या होगा? रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के बराबर होगा. अब आप प्रेशर उसके बाद बढ़ाओ, जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा x by m, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन स्टेट ऑफ एड्सॉर्प्शन. अब इसके बाद जो x by m होगा,
एक्स बाय एम, क्या इसका वैल्यू प्रेशर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा डिपेंड? मैं यहीं से कह रहा हूं कि आप इसके बाद प्रेशर बढ़ाओ, एक्सटर्नल एब्जॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, विच मीन्स एक्स बाय एम बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। तब जो लिखेंगे हम एक्स बाय एम, इट विल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर इक्वल टू जीरो। पावर ऑफ प्रेशर इक्वल टू जीरो। आप प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि पी के ऊपर पावर जीरो है। डोंट जस्ट लुक एट एक्स बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, लेकिन पी का पावर जीरो है। अब पी की कितनी भी वैल्यू हो, एक्स बाय एम पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो एट लो प्रेशर्स पे जो एक्स बाय एम होगा, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बट व्हाट अबाउट एट हाई प्रेशर्स, यहां पे फॉलो करेगा बेटा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इट विल फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एट हाई प्रेशर। अब आप मुझे बताओ, लो प्रेशर पे एक्स बाय एम डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर इक्वल टू 1। एट हाई प्रेशर्स एक्स बाय एम डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट द इंटरमीडिएट रेंज, बेटा इसके बाद इस इंटरमीडिएट रेंज की बताओ। इंटरमीडिएट रेंज में क्या एक्स बाय एम पी पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाने से जो एक्स बाय एम की वैल्यू है वो यहां से बढ़ रही है। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीजिंग द प्रेशर, एक्स बाय एम का वैल्यू भी जो है वो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब जो एक्स बाय एम होगा वो पी पे डिपेंड करेगा। जब प्रेशर टू लो भी नहीं होगा, व्हेन प्रेशर टू हाई भी नहीं होगा, एक्स बाय एम वैल्यू जो होगा इट विल डिपेंड अपॉन द प्रेशर। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, एट लो प्रेशर्स एक्स बाय एम वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर इक्वल टू 1। एट हाई प्रेशर्स एक्स बाय एम डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर इक्वल टू 0। क्या मैं बोल सकता हूं, इन इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर्स जो एक्स बाय एम होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर हुज वैल्यू, जिसका वैल्यू बेटा किस किस के बीच में लाई करेगा, बिटवीन 0 एंड 1। इन इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर्स जो एक्स बाय एम होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर जिसका वैल्यू होगा बिटवीन 0 एंड 1। उस 0 एंड 1 को बेटा यहां पे लिखते हैं, इट विल डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर किसके बराबर, 1 बाय एन। और इसमें कंडीशन लेते हैं बेटा, मैंने पहले लिखा था जो n का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1 होगा। इफ n इज ग्रेटर देन 1 विच मीन्स 1 बाय n वुड बी लेस देन 1, इसका जो वैल्यू होगा इट विल फॉल बिटवीन 0 एंड 1। दिस इज इन द इंटरमीडिएट रेंज, ये इंटरमीडिएट रेंज में होगा। एट लो प्रेशर्स एक्स बाय एम इज directly proportional to the p to the power 1. At high pressures, x by m is directly proportional to the p to the power 0. In intermediate range of pressures, x by m is directly proportional to the p raised to the power 1 by n, where n का वैल्यू जो होगा it is greater than 1. तो फिर बेटा मुझे यहीं पे बताओ, n का वैल्यू तो है greater than 1, but what about 1 by n? 1 by n की वैल्यू कितनी होगी? इट इज बिटवीन 0 एंड 1। एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया बहुत बार, 1 by n की वैल्यू बताओ, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 1 by n की वैल्यू होगी 0 एंड 1 के बीच में। तो क्या बेटा मैं इसी ग्राफ को, आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा, इस ग्राफ को मैं अब इसके डिटेल्स में थोड़े से लिखूंगा बेटे। आई विल राइट एट लो प्रेशर्स, एट लो प्रेशर्स पे क्या होगा बेटा, जो x by m होगा इट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ प्रेशर इक्वल टू 1, पावर ऑफ प्रेशर इक्वल टू 1, एंड इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, तो यहां तक तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। अब उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, एट हाई प्रेशर्स पे क्या होगा बेटा, x by m, जो x by m होगा इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। जो हाई प्रेशर पे x by m का वैल्यू होगा वो प्रेशर पे अब डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए हम प्रेशर का पावर कितना रखा, 0। सो आई विल राइट इन इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर्स, इन इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर्स। अगर इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर होगा तब क्या होगा बेटा, जो x by m होगा इट विल डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर हुज वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। उसी को आपने बेटा लिखा 1 by n। तो वही है, x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p टू द पावर 1 by n। ये तो गए इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर में। अब यहां पे बेटा प्रोपोर्शनैलिटी है, आप क्या करेंगे बेटा, अब प्रोपोर्शनैलिटी को किसमें कन्वर्ट करेंगे, इक्वालिटी में। तो व्हाट इज द मेथड, आप क्या करोगे, x by m इट इज इक्वल टू k इज अ कांस्टेंट, p टू द पावर 1 by n। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। इस इक्वेशन को बोलते हैं बेटा फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। This is Freundlich adsorption isotherm. X by m it is equal to k into p to the power 1 by n. Freundlich adsorption isotherm. बेटा लिखा आपने यहां तक। अब देख लो बेटा, इस इक्वेशन को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं बाय टेकिंग लॉग ऑफ द इक्वेशन। वो लॉग ऑफ इक्वेशन हम कैसे लेंगे, तो हम बेटा यहां पे ग्राफ निकालेंगे, इस इक्वेशन से हम निकालेंगे ग्राफ बिटवीन x by m
हम लेंगे बेटा ग्राफ बिटवीन log of x by m and log p. Graph between log of x by m and log p. You write. Graph between log of x by m log of x by m and log p. देखो बेटा कैसे करेंगे हम लेंगे x by m, जो हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन है x by m, इट्स इक्वल टू k इंटू पी टू द पावर 1 by m. तो हम क्या करेंगे बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. अगर आप दोनों साइड्स में लॉग लोगे, यू राइट लॉग ऑफ x by m would be equal to log of k into p to the power 1 by n. Log of k into p to the power 1 by n. So you write log of x by m, it's equal to, ये बनेगा log m into n. तो किसके बराबर आएगा, log of k plus log of p to the power 1 by n. This is log m into, ये पूरी टर्म n बनेगी. So log m plus log n. So you write log of x by m, it's equal to log of k. अब बेटा बताओ ये क्या बनेगा, log of m raised power n. log of m raised power n किसके बराबर आएगा, n log m. इस n log m में ये 1 by n जो टर्म है ये पहले आएगा यहाँ पे. तो यू राइट 1 by n log of p, 1 by n log of p. अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे. मैं इस टर्म को यहां लाऊंगा, इस टर्म को यहां ले लूंगा. सो आई विल राइट log ऑफ x by m, इट इज इक्वल 1 by n log p प्लस log k. log of x by m, it is equal to 1 by n log p, 1 by n log p प्लस क्या लिखा बेटा, log k. अब बेटा देखो क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, दिस इज y, इट इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी. दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप. अब बताओ बेटा इस ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करेंगे. यहां से लेंगे हम बेटा x y एक्सिस पे क्या लेंगे हम, log of x by m, इट इज log of x by m on y axis. x axis पे लेंगे हम बेटा log p. अब बता बेटा क्या ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है. क्या इसका इंटरसेप्ट 0 है बेटा, इज इट इंटरसेप्ट 0 नहीं है. इंटरसेप्ट किसके रहा होगा, log k. तो यहां से कहीं पे स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा बराबर log k. दिस इंटरसेप्ट log k. उसका जो स्लोप होगा, स्लोप किसके बराबर आएगा बेटा, 1 by n. तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे स्लोप it is equal to tan theta which is equal to 1 by n. ये इसका स्लोप होगा. स्लोप इज इक्वल टू tan theta which is equal to 1 by n. इसका जो स्लोप होगा क्या वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज पॉजिटिव. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जिसमें इसका स्लोप आएगा बेटा 1 by n के बराबर. अब अभी तक जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो एक गैस एब्जॉर्ब हो रहा था सॉलिड सरफेस पे, और log x by m और log p के बीच में जो ग्राफ बनेगा इट वुड बी स्ट्रेट लाइन. हम इसका अप्लाइड पार्ट भी देखेंगे. अगर हमें k की वैल्यू निकालनी होगी, n की वैल्यू निकालनी होगी, हम कैसे निकालेंगे उस चीज को हम देखेंगे. हम अप्लाइड पार्ट भी लेंगे. लेकिन फर्स्ट एक पॉइंट लिख के रखो बेटा, अगर आपके पास, आप मान लो बेटा आपके पास एब्जॉर्प्शन हो रहा है कुछ ऐसे, ये हमारे पास कोई बेटा सोल्यूशन है, हमने कोई सोल्यूशन लिया. इस सोल्यूशन में हमने मान लो बेटा यहां हमने सोल्यूशन लिया, इस सोल्यूशन में हमने कोई एड्सॉर्बेंट डाला, मतलब चारकोल लिया आपने एक सोल्यूशन में डाला, आपने NaCl को वाटर में डाला, डिजोल्व किया, उसमें आप चारकोल डाल दिया. वो चारकोल पे क्या होगा, चारकोल की सरफेस पे एड्सॉर्ब होगा NaCl. ये एड्सॉर्प्शन हो रहा है इसका, सोडियम क्लोराइड इस पे एड्सॉर्ब हो रहा है. अब ये जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है ये कहां से हो रहा है, ये हो रहा है एक सोल्यूशन में से, जिस सोल्यूशन में इस NaCl का कॉन्सेंट्रेशन था C. अगर एड्सॉर्प्शन होगा, अभी तक हमने बोला कि गैस एड्सॉर्ब हो रहा होना सॉलिड. अब मैं कह रहा हूं कि अगर एड्सॉर्प्शन होगा फ्रॉम ए सोल्यूशन
इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द जो कॉन्सेंट्रेशन होगी सोल्यूशन की दैट्स कॉन्सेंट्रेशन इज सी। तब हम क्या करेंगे, हम यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा फ्रेंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इज आल्सो एप्लीकेबल टू एडसॉर्प्शन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉल्यूशंस। अगर सॉलिड सोल्यूशन में से कोई मटेरियल एब्जॉर्ब हो रहा ऑन दिस एब्जॉर्बेंट, तब भी हम यूज कर सकते हैं फ्रेंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। लेकिन इसमें एक चीज का डिफरेंस आएगा, यहां पे बेटा जो हमने लिया एक्स बाय एम इज इक्वल टू के इंटू पी, यहां पे हम प्रेशर की जगह क्या लेंगे, हम पी की जगह लेंगे बेटा सी, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। सो यू राइट फ्रेंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, friendly adsorption isotherm is also applicable to adsorption of solutes. Friendly adsorption isotherm is also applicable to the adsorption of solutes from solutions. Friendly adsorption isotherm is also applicable to the adsorption of solutes from solutions. Where जहां पे हम क्या करते हैं, where concentration C is used, where concentration C is used in place of, where concentration C is used in place of pressure. So you write X by M, where concentration C is used in place of pressure. So you write X by M, it is equal to K into C to the power 1 by N. ये आएगा solutions के लिए. This is friendly adsorption isotherm for solutions. तो बेटा तब बताओ, क्या इसमें लॉग वॉग यूज करके क्या हम वैसे टाइप ऑफ इक्वेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो इक्वेशन कैसे हम बनाएंगे, वी राइट लॉग ऑफ एक्स बाय एम, इट इज इक्वल, पता बेटा 1 बाय एन सेम आएगा, फिर क्या आएगा बेटा लॉग, वहां पे आता है इक्वेशन में लॉग पी, यहां पे आएगा बेटा लॉग सी, प्लस क्या लिखोगे बेटा लॉग ऑफ के, लॉग सी प्लस लॉग ऑफ के। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ भी बना सकते हैं बेटा, यहां पे लिखेंगे आप लॉग सी, यहां पे लिखेंगे हम बेटा लॉग ऑफ एक्स बाय एम। ग्राफ अगेन बनेगा स्ट्रेट लाइन विथ अ पॉजिटिव स्लोप, और इसका जो स्लोप होगा दैट स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। दिस इज फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इफ एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम सॉल्यूशंस। अगर सॉल्यूशंस में एडसॉर्प्शन हो रहा है तब आप P की जगह कॉन्सेंट्रेशन यूज करो। अब बेटा लास्ट पॉइंट ले लो, इसका लिमिटेशन क्या है, फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का लिमिटेशन क्या है? इसका लिमिटेशन है बेटा नंबर 1, यू राइट नंबर 1 लिमिटेशन इट्स एप्लीकेबल टू फिजिकल एडसॉर्प्शन ओनली। नंबर 1 इसका लिमिटेशन क्या है, इट इज एप्लीकेबल टू फिजिकल एडसॉर्प्शन ओनली, ये सिर्फ फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए काम करता है फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। एंड नंबर 2 लिमिटेशन, इट फेल्स एट हाई प्रेशर्स, अगर आप गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा लेंगे इट फेल्स, तब आप फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म यूज नहीं करते, इट फेल्स एट हाई प्रेशर्स। 2 limitations, number 1 it's applicable to physical adsorption only, number 2 it fails at high pressures, these are its 2 limitations। अब हम बेटा इसका लेंगे अप्लाइड पार्ट, कि अप्लाइड पार्ट में कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। दिस इज अ क्वेश्चन इन विच वी आर आस्क्ड अबाउट कि जो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म होगा फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वो कैसा निकलेगा। क्वेश्चन इज दिस, एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन ए सरफेस फॉलोज फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ए गैस एडसॉर्ब हो रहा है ऑन अ सॉलिड एंड इट फॉलोज फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसमें लिखा है प्लॉट ऑफ लॉग एक्स बाय एम, अगर आप लॉग एक्स बाय एम को प्लॉट करोगे वर्सेस लॉग पी, प्लॉट ऑफ लॉग एक्स बाय एम वर्सेस लॉग पी गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ही देगा with a slope equal to 0.5, which means this, आप एक ग्राफ बना रहे हैं between log p, this is log p and this is log of x by m, आप इनके बीच में ग्राफ बना रहे हैं और इस ग्राफ का जो स्लोप होता है आपने इनफैक्ट अभी देखा which is equal to 1 by n which is equal to 0.5। तो आपको बताना बेटे कि इन चारों में से कौन सा इक्वेशन ये फॉलो कर रहा है, क्या ये x by m है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसका पावर बेटा 1 होगा, फिर x by m is directly proportional p to the power 2, और जो x by m होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ p,
जो एक्स बाय एम होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी टू द पावर 0। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन को आप गौर से देख लो। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ एक्स बाय एम इट इज इक्वल, अगर आपको याद होगा पहले स्लोप लिखते हैं हम। स्लोप कितना होता है बेटा 1 बाय एन। 1 बाय एन किसके बराबर है 0.5। क्या मैं 0.5 को लिख सकता हूं 1/2। सो आई कैन राइट 1/2 log ऑफ p प्लस log ऑफ k। k तो इसका इंटरसेप्ट होगा log ऑफ k। अब बताओ बेटा, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाय एम इट इज इक्वल टू के। लॉग वर्ग अगर हम इसमें नहीं रखते, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1/2। ये तो 1 बाय एन है बेटा। 1 बाय एन किसके बराबर है 1/2। अब बेटा इसमें बताओ आप, ये इसके लिए बनेगा फ्रेंडलिश एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, विच मीन्स जो एक्स बाय एम होगा इट इज के हटा लो बेटा यहां से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी टू द पावर 1/2। p to the power 1/2 means, अब बेटा खुद बताओ what does this p to the power 1/2 means? It means under root of p। under root of p कहां पे है बेटा, जो x by m होगा it is directly proportional to the under root of p, so this is the correct option। ये बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे x by m is p to the power 1, यहाँ पे x by m is p to the power 2, वैसा तो केस नहीं है। यहाँ पे x by m is p to the power 0, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी तो नहीं है, ऐसा केस नहीं है। सो एक्स बाय एम होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ पी, और उसको ऐसे लिख सकते हैं p टू द पावर 1/2। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ ए क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन पूछा है दूसरा, फॉर ए लीनियर प्लॉट। लीनियर प्लॉट मीन्स जो log x बाय एम और log p के बीच में ग्राफ बन रहा है, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। For a linear plot of log x by m versus log p in a Freundlich adsorption isotherm। तो इसका मतलब जो ये क्वेश्चन दिया इसमें जो एड्सॉर्प्शन का कंसेप्ट दिया इट फॉलोज Freundlich adsorption isotherm। उसके बाद लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर आपको ऐसा बेटा ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में, एक तो log p के बीच में और log ऑफ x by m के बीच में, वो जो ग्राफ है बेटा ग्राफ ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन। तब आपको बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। नंबर फर्स्ट, आपको बेटा ग्राफ के बारे में पता है दिस इज log k, ये log k के बराबर, और इसका जो स्लोप होता है बेटा दैट्स इक्वल टू 1/n। अब बताओ बेटे, बोथ k and 1 by n अपीयर इन द स्लोप टर्म। क्या स्लोप में k भी अपीयर हो रहा है, क्या स्लोप में 1 by n अपीयर हो रहा है? स्लोप में सिर्फ 1 by n अपीयर हो रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें k भी लिखा और 1 by n भी लिखा है। तो नंबर सेकंड बताओ, 1 by n अपीयर्स एज इंटरसेप्ट। क्या इंटरसेप्ट 1 by n है log k? वो तो log k के बराबर है, तो 1 by n इसका आंसर नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है नंबर सेकंड। नंबर थर्ड देखो बेटा, ओनली 1 by n अपीयर्स एज द स्लोप। सिर्फ जो 1 by n है वही स्लोप टर्म में अपीयर हो रहा है, दैट्स करेक्ट, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद फोर्थ देख लो, ओनली 1 by n अपीयर्स एज इंटरसेप्ट, तो 1 by n अपीयर्स एज इंटरसेप्ट, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इट इज आंसर, उसका आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर 3। अब देख लो, इन दिस क्वेश्चन वी आर बीइंग आस्क्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ n। इसमें हमें बेटा पूछा गया वैल्यू ऑफ n क्या होगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको प्लॉट बना है बिटवीन log ऑफ x by m एंड log ऑफ p, log ऑफ x by m एंड log ऑफ p, और ये जो एड्सॉर्प्शन फॉलो कर रहा है इट इज फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इन दोनों के बीच में ग्राफ बना है, वो जो ग्राफ बन रहा है दैट्स अ स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड कितने एंगल पे, थीटा कितना वैल्यू है 14.04, लेकिन वो थीटा किस एक्सिस पे, ऑन द एक्स एक्सिस। आपको ये एंगल मिला है एट एन स्लोप मिला है, ग्राफ मिला है स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 14.04 टू द एक्स एक्सिस। आपको बताना बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर द एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के लिए n की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा बताओ, आपने एड्सॉर्प्शन के लिए ग्राफ को स्टडी किया हुआ है। एड्सॉर्प्शन के लिए आप क्या लिखोगे, इफ इट फॉलोज फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, log ऑफ x by m, सो दिस इज log ऑफ p, log ऑफ x by m है बेटा, दिस इज log ऑफ p। इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा दैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इस ग्राफ का जो बेटा स्लोप होता है दैट्स इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू 1 by n, वो 1 by n के बराबर है। इसका जो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू log ऑफ k, दिस इज इंटरसेप्ट। आपसे क्या पूछा गया बेटे, आप बताओ इस n की वैल्यू क्या होगी। अगर यहाँ पे जो थीटा वैल्यू है, दिस थीटा वैल्यू इज 14.04, आप थीटा वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं टू द एक्स, यहाँ से कहीं से भी, इट इज 14.04। सो आप क्या करोगे बेटा, विल सिंपली राइट tan थीटा जो होगा बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 by n।
इस n को आप यहां पे ले लो, वी राइट n इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। सो वी राइट n इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ऑफ कितना आएगा बेटा, थीटा कितना है 14.04, 14.04 विच इज इक्वल 1 अपॉन, बता बेटा tan ऑफ 14.04 इज 0.25 विच इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा बेटा 4। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा दिस इज द स्टेप विच यू हैव टू डील विद। आपको ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लो बेटा, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है इट इज अबाउट फ्रेंड्स एब्जॉर्प्शन आइसोटोन। तो इसमें लिखा है कि जो लॉग ऑफ एक्स वाई एम ओ लॉग पी के बीच में जो ग्राफ है दैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन, और उसमें जो एंगल दिया है वो एंगल कितने पे बन रहा है 45 डिग्री पे। सो आपको लिखा बेटा अगर गैस का जो प्रेशर है दैट इज 0.5 एटमॉस्फेयर और जो लैंगमीर पैरामीटर है दैट इज इक्वल टू 10, लैंगमीर पैरामीटर 10 के बराबर है, तब आपको बताया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एब्जॉर्बड पर ग्राम। आपको बताया आपको एक्स निकालना है, वो निकालना है पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट। इसका मतलब जो एम है वो 1 ग्राम के बराबर दिया हुआ है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। हमें पता बेटा जो फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है वो क्या होता है, एक्स बाय एम इट इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा, के इंटू पी टू द पावर 1 बाय एन। दिस इज फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इस आइसोथर्म में बेटा देखो हम पहले क्या करेंगे, हम इस एन का वैल्यू यहां से निकालेंगे, और एन का वैल्यू हमें पता है जो tan थीटा होता है, tan थीटा किसके बराबर होगा बेटा, इट वुड बी इक्वल टू 1 बाय एन। एन की वैल्यू आप यहां पे ले लो, एन इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, किसके बराबर आएगा बेटा 1 अपॉन tan ऑफ 45 डिग्री, tan ऑफ 45 एंगल कितना है 45, सो यू राइट इट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, tan ऑफ 45 डिग्री वुड बी इक्वल 1 अपॉन tan ऑफ 45 वुड बी बेटा किसके बराबर है, tan ऑफ 45 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, tan ऑफ 45 इज इक्वल टू 1, सो यू राइट जो n की वैल्यू होगी दैट n वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो हमें यहां से निकला बेटा n वैल्यू, n वैल्यू तो हमने निकाला। अगर n वैल्यू आपने निकाला, आपको k का वैल्यू पता है, आपको p का वैल्यू पता है, हमें ये भी पता है हमें निकालना बेटा पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट, पर ग्राम हमें निकालना आंसर 1 ग्राम में। तो मास ऑफ एब्जॉर्बेंट जो होगा m जो होगा वैल्यू वो हमें बेटा दिया है 1 ग्राम, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट इज 1 ग्राम। तो हम निकालेंगे बेटा x इज इक्वल टू k इंटू पी टू द पावर 1 अपॉन n इंटू m। ये m यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लेंगे, वी राइट x इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है, लैंगमीर पैरामीटर इज 10, वो 10 दिया हुआ है, इंटू p प्रेशर कितना दिया 0.5, पावर में 1 नहीं आएगा, इंटू यहाँ पे भी 1 नहीं आएगा, सो यू राइट x इज इक्वल 10 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 5 ग्राम। दिस इज द आंसर, दिस इज द मास अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट। 1 ग्राम पे कितना एब्जॉर्ब होगा एब्जॉर्बेंट के, एब्जॉर्बेट दैट्स इक्वल टू 5 grams। So you need to solve all the questions from Friendly's absorption isotherm. My next topic would be Langmuir absorption isotherm. उसके डिटेल्स में बताऊंगा, उसका मैकेनिज्म समझाऊंगा, Langmuir absorption isotherm। फिर उसका अप्लाइड पार्ट भी हम देखेंगे, लास्ट में इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे हम। तो इंशाल्लाह we'll be finishing this absorption part of the chapter in the next lecture. Thank you so much.